नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। मैं इस एक ही वीडियो में संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी को कवर कराऊंगा, इसलिए यह वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, पर विश्वास रखिएगा जब वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे से और ट्रिक से आपको समझाऊंगा। इसलिए बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम समझना शुरू करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जितने भी अनुच्छेद हैं इन्हें बीच बीच में से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से यह हमें याद नहीं रहते। पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिस्टमैटिक वे से इसको पढ़ाऊंगा और जो भी अनुच्छेद हैं सबको मैं यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो ट्रिक से भी बताऊंगा। तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यह पहले भी मैंने आपको बता दिया। इससे पहले मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड की थी पॉलिटी की। अगर आपने वह नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो इसमें कितने भाग हैं? तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि अब इसके अनुच्छेद बढ़कर 470 हो गए हैं, पर मूल रूप से यह 395 अनुच्छेद ही है। कैसे? क्योंकि 395 ए, 395 बी, 395 सी ऐसे करके यह जोड़कर लगभग 470 हो चुके हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि यह 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही हैं। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 22 भाग हैं। तो पहले भाग में क्या है? तो पहले भाग में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। और इसमें क्या है? और इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? उसकी इंट्रोडक्शन होती है। इसी प्रकार जो भारत का संविधान है, यानी कि किसी भी गणतंत्र देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए उसका जो संविधान है वह सबसे पवित्र पुस्तक होती है उस देश की। तो भारत का जो संविधान है इसमें भी पहले इंट्रोडक्शन ही होगा। तो पहले अनुच्छेद में क्या है? तो पहले अनुच्छेद में यह बताया है कि भारत राज्यों का संघ है, इंट्रोडक्शन है इसकी। दूसरे अनुच्छेद में बताया है कि नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, मतलब जो नए राज्य हैं अगर भारत में शामिल होना चाहते हैं तो वो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि सिक्किम को हमने भारत में शामिल किया था। और अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है कि राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब किसी भी राज्य की अगर सीमा है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, यह इंपॉर्टेंट है पहले भाग में। उसके बाद हम देखते हैं भाग दूसरा। तो संविधान का जो भाग दूसरा है उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार यह पूछा गया है कि नागरिकता का वर्णन किसमें है। तो ऑप्शन में है ऐसे दिया होता है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11, अनुच्छेद 11 से लेकर 16। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अनुच्छेद है? तो इसे याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो इसे आपको कैसे याद रखना है? इसकी ट्रिक है नाग पंचमी। नाग पंचमी से आप याद रख सकते हैं कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक नागरिकता का वर्णन है। कैसे? तो देखिए, नाग पंचमी का नाग यानी कि नागरिकता का वर्णन और पंचमी यानी कि 5 अनुच्छेद से यह शुरू है। 5वें अनुच्छेद से शुरू है ना नागरिकता का वर्णन, तो 5 से लेकर 11 तक। तो नाग पंचमी से आप इसे याद रख सकते हैं कि नाग पंचमी जब भी आपके दिमाग में आए तो नागरिकता का नाग और पंचमी मतलब कि 5 से शुरुआत हुई है। उसके बाद हम देखते हैं भाग तीसरा। तो संविधान का जो भाग तीसरा है इसमें अनुच्छेद 12 से 35 के अनुच्छेद बताए गए हैं और इसमें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा पूरे मौलिक अधिकार के ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। पर इसमें हम इतना ही जानते हैं कि भाग तीसरे में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब हम इतना ही जानते हैं कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा भाग 4A। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, 4 नहीं है, यह है भाग 4A और इसका जो अनुच्छेद है वो है 51A। इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो जैसे कि जो हमारा संविधान बनाया है गया है, संविधान में हमारी भलाई के लिए बहुत से कानून हैं,
पर जनता का भी तो यह फर्ज बनता है कि उसके देश के प्रति कुछ कर्तव्य हों। तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। और यह कहाँ से लिए गए हैं? तो यह जो स्रोत हैं यह रूस से लिए गए हैं। कौन? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और इसी से रिलेटेड यह भी पूछा जाता है कि किस किस पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था। यानी कि संविधान संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में शामिल किया गया था। किसे? मौलिक कर्तव्य को। यह सारी चीजें पूछी जाती हैं किस किस संविधान संशोधन के तहत और कौन सी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं संविधान का भाग 5 और संविधान का भाग 6। इनको साथ ही साथ हम याद करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ आप इसको अगर याद करेंगे तो यह आसानी से याद हो जाएगा। मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो संविधान के भाग 5 में है 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद। भाग 6 में है 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद। यह आपको नहीं भी पता हो तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मेन जो पूछा जाता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 5वें भाग में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया और भाग 6 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, केंद्र में भूमिका राष्ट्रपति की होती है, वह किसी भी राज्य में भूमिका राज्यपाल की होती है। इसीलिए मैं इसको साथ साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो राष्ट्रपति का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। कम से कम 100 से 200 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 में। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? तो मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखिए, अगर आप कुछ चीज इमेज से याद करते हैं ना तो आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में आकर बैठ जाती है और वह ज्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए मैं आपको इसे एक इमेज से याद कराऊंगा। आप देख रहे हैं ना, अनुच्छेद 52 है। इसी डिजिट से हमको याद होगा राष्ट्रपति पद के बारे में। देखिए, आप जो एक इंसान देख रहे हैं आप, जो कि माफी मांग रहा है, वो कैसे लग रहा है हमको? जैसे कि 2 हो। और आगे जो पर्सन जो कुर्सी पे बैठा है वो हमें कैसे लग रहा है? वो लग रहा है जैसे कि 5 हो। तो जब भी हमारे दिमाग में यह आएगा कि क्या आएगा कि 52, तो 5 लगेगा हमको बैठा हुआ और 2 लगेगा झुका हुआ। और अब ऑप्शन हमेशा यही आते हैं 52, 53, 54। और आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद का वर्णन किस में है? तो आपको ऑप्शन से देखकर लगेगा कि जो 2 है वो ऐसे लगेगा कि झुका हुआ है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति के हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, वह चाहे तो किसी की फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। तो 2 कैसे लग रहा है कि वह राष्ट्रपति के आगे गिड़गिड़ा रहा है और माफी मांग रहा है, और 5 जो है वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो है अनुच्छेद 52 में। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है 52 में, तो उसके पास क्या होगा? शक्तियां भी होंगी और उसके कुछ कार्य भी होंगे। तो अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य का वर्णन है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? निर्वाचन। 54 निर्वाचन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा। इसी के साथ हम राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल को भी आप साथ में याद रखिएगा, बस आपको क्या करना है? +1 जोड़ना है। तो जैसे अनुच्छेद 52 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 53। और जो 1 जोड़ा वो उसके आगे हम लगा देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल साथ साथ चलते हैं। इसलिए 52 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 53। और 53 के आगे 1 लगा देंगे, तो यह राज्यपाल का पद हो गया। और इसके बाद हम क्या देखते हैं? अनुच्छेद 53 में था क्या? शक्ति कार्य राष्ट्रपति के। तो 154 में है शक्ति कार्य, और 53 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, और 54 के आगे 1 लगा देंगे। तो 53 में राष्ट्रपति के शक्ति कार्य और 154 में राज्यपाल के शक्ति कार्य। और अनुच्छेद 54 में क्या था? तो अनुच्छेद 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन, और इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55, और 1 को आगे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 155। तो 155 में हो जाएगा राज्यपाल का निर्वाचन। तो इन तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। और यह 6 के 6 अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि इसके इमेज से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद किसमें है? अनुच्छेद 52 में। 2 लग रहा है कैसे? झुका हुआ, और 5 बैठा हुआ। आगे इसकी शक्ति है और फिर निर्वाचन है। तो अनुच्छेद 52 में 1 जोड़ा तो 53, और 53 में जो 1 जोड़ा था वो 1 आगे लगा देंगे तो हो जाएगा 153। इसमें राज्यपाल का पद है, उसके बाद उसके शक्तिकार हैं और उसका निर्वाचन है। इससे आप दोनों को याद रख सकते हैं। उसके बाद हम राष्ट्रपति के आगे देखते हैं। निर्वाचन तो हो गया, तो अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा?
क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। मतलब यहाँ पर कोई भी सिक्योर नहीं है, हर आदमी के पीछे कोई ना कोई बैठा है उसे हटाने के लिए। तो अब हम इसमें देखते हैं अनुच्छेद 61। तो यह भी काफी बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? महाभियोग। तो महाभियोग, इसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के बारे में मैं आपको और भी बताता हूँ कि महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो। और महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। मतलब जब भी महाभियोग लाना है उसे 14 पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है कि भाई साहब आप पर महाभियोग लगने वाला है। तो अनुच्छेद 61 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 72। तो यह भी काफी बार पूछा गया है, क्षमादान। मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि वह किसी को भी क्षमा कर सकता है। तो इसको भी आप कैसे याद करेंगे? बस 2 से आपको यही इमेज आनी चाहिए कि जो 2 है वह झुका हुआ है और वह गिड़गिड़ा रहा है। 7 आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति खड़ा हुआ है और राष्ट्रपति के आगे 2 यानी कि वह गिड़गिड़ा रहा है, मुझे क्षमा कर दो। तो इससे आप याद रख सकते हैं क्षमादान। अनुच्छेद 52 को मैंने आपको बताया था कि 2 आ गया तो कोई झुका हुआ है और 5 था जो कि कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो 52 से हमने कर लिया था राष्ट्रपति का पद। और इसी तरीके से 72 में क्या है? राष्ट्रपति खड़ा हुआ है 7 से और 2 से गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे क्षमा कर दो। तो इससे आप नंबरों से खेल सकते हैं। तो 72 में हो जाएगा क्षमादान। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 123। यह भी काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा? अध्यादेश। तो अध्यादेश में क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक ना चल रही हो और देश में किसी जरूरी कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं, पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही वो कानून बना सकते हैं। मतलब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री पर और उनकी सिफारिश पर ही कोई कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में कानून कैसे बनते हैं। 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में लोकसभा पारित में होने चाहिए, दूसरे में राज्यसभा में पारित होना चाहिए और तीसरे में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने स्टेप हैं? 1, 2 और 3। मतलब इसी से आप याद रख सकते हैं 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 सीधा तीनों स्टेप हटा के सीधा राष्ट्रपति की साइन करा के सीधा कानून बन जाता है। हैट्रिक हो गई। 1, 2, 3 स्टेप होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो अध्यादेश लाकर क्या कर दिया जाता है? इसको खत्म करके सीधा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराए जाते हैं और कानून बना दिया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश। इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति को अगर कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वह सलाह देते हैं तो क्या वह मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति? तो आपको यह याद रखना है कि वह बाध्य नहीं है। मतलब वह सुझाव ले सकते हैं, पर यह नहीं कि अगर उन्होंने कोई सजेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो राष्ट्रपति वह सजेशन मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। ये सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं और इन सभी को मैंने एक ही स्लाइड में बता दिया है ताकि आपको याद रहे। इसके बाद हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है अनुच्छेद 63 में। तो उसमें हमको बताया गया है कि ये उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वह कार्य करेगा। तो जो उपराष्ट्रपति होगा, आप देखेंगे जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसे अपने पद के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, मतलब उसे कोई सैलरी नहीं मिलती। पर जो राज्यसभा में वह सभापति के रूप में कार्य करता है उसके लिए उनको वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं मिलता। जैसे राष्ट्रपति को वेतन मिलता है उनको उनके पद के लिए, राज्यपाल को वेतन मिलता है पद के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि वो जो राज्यसभा में सभापति के रूप में होते हैं उसके कार्य के लिए उनको वेतन दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। तो हमने राज्यपाल देख लिए, राष्ट्रपति देख लिए, उपराष्ट्रपति देख लिए। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। यह सारी चीजें हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। यह होता है सिस्टमेटिक वे से पढ़ना। इससे आप अनुच्छेदों को ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 74, 75 और 76। ये तीनों प्रधानमंत्री से रिलेटेड हैं। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिमंडल होता है यह राष्ट्रपति की सहायता के लिए बना होता है। मतलब राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, पर जो इसके हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति है ना, वह नाम मात्र के मुखिया है। ज्यादातर पावर किसके हाथ में है? तो वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। पर राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है
और इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। तो 74, 75 लगातार ही हैं और 75 के बाद हम देखते हैं 76। तो 76 में दिया गया है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी एक विधि अधिकारी होता है, मतलब सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो यह एक कानूनी विशेषज्ञ होते हैं जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, इसी प्रकार महान्यायवादी जो है वह होते हैं और इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, पर जो मंत्रिमंडल जो है इनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। यानी कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कि यह महान्यायवादी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। तो सबसे पहले 74 में है मंत्रिमंडल, 75 में है प्रधानमंत्री उसके हेड और 76 में है कानूनी सलाह ले सकते हैं महान्यायवादी से। उसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री है केंद्र के लिए, तो राज्य के लिए कौन होता है? राज्य के लिए मुख्यमंत्री उसका मुखिया होता है। तो अनुच्छेद 163 में है मंत्रिमंडल। सेम टू सेम इसको याद करने की एक ट्रिक भी यह है कि कैसे आप इसको याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था राष्ट्रपति और राज्यपाल में कि एक जोड़ना है, यहाँ पर एक एक घटाना है। जैसे कि 74 है, और क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री की पोस्ट बड़ी है और मुख्यमंत्री एक स्टेप उससे नीचे है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, जैसे नीचे है ना उससे एक स्टेप नीचे, तो आपको एक स्टेप घटा देना है। जैसे कि 74 मंत्रिमंडल है, दोनों में एक एक घटा देंगे। 4 में से एक गया 3, 7 में से एक गया 6, जो एक घटाया वो हम आगे लगा देंगे, तो 163 आ गया। ऐसे ही 75 में भी करना है तो 164 आ जाएगा, 76 में करेंगे तो 165 आ जाएगा। मतलब इन तीनों से आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के राज्यपाल याद कर लिया, प्रधानमंत्री का याद किया तो मुख्यमंत्री का याद कर लिया। इन तीनों को साथ साथ में हम याद कर लेते हैं। मंत्रिमंडल 74 में, अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है। मुख्यमंत्री के लिए महाधिवक्ता होता है, जो काम मतलब कि महान्यायवादी करता है प्रधानमंत्री के लिए, वही काम महाधिवक्ता करता है मुख्यमंत्री के लिए। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो जो महाधिवक्ता है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो एक ही ट्रिक से आप इन तीनों अनुच्छेदों को याद रख सकते हैं। यानी कि यह 3 और 3 कितने 6 अनुच्छेद हो गए। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमने देख लिए। अब हम आते हैं संसद पर, क्योंकि कानून कहाँ पर बनेंगे? तो कानून बनेंगे संसद में। तो यह तो आपको याद ही होगा कि जो संसद है उसमें कौन कौन रहता है। उसमें रहती है संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? संसद की बात कही गई है। और 80 और 81 में है राज्यसभा और लोकसभा। तो कई बार क्या होता है, हम इनके क्रम में मिस्टेक कर देते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि 80 में लोकसभा है कि राज्यसभा है। तो इसको याद करना बहुत ही सरल है और इसकी ट्रिक भी सरल है। सा से पहले संसद आएगा, रा से राज्यसभा आएगा और ला से लोकसभा आ जाएगा, सरल। तो इसी को आप याद रख सकते हैं, सरल से क्रम को। तो संसद आएगा, फिर राज्यसभा आएगा, फिर लोकसभा आएगा। 79, 80 और 81 ये हो गया केंद्र के लिए। इसी प्रकार राज्य में भी है, जैसे केंद्र में संसद है उसी प्रकार राज्य में है विधानमंडल। मतलब राज्य में कोई कानून बनाना होता है तो विधानमंडल के तहत बनता है। तो विधानमंडल, और विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। ज्यादातर विधानसभा ही होती हैं और केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। मैं आपको वह राज्य बताऊंगा, ज्यादातर हर जगह विधानसभा ही है। मतलब ज्यादातर राज्यों में विधानसभा है। अब हम देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। जैसे हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को याद किया, मतलब प्रधानमंत्री एक स्टेप ऊपर होता है, मुख्यमंत्री एक स्टेप नीचे। उसी प्रकार केंद्र ऊपर है और राज्य नीचे। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, तो आपको इसे भी ऐसे ही घटाना है। 79 है, आपको एक एक घटा देना है। तो 9 में से एक जाएगा 8 और 7 में ही एक जाएगा 6, और जो एक घटाया वो हम एक आगे लगा देंगे तो हो जाएगा 168। वहां पर संसद 79 में और यहाँ पर 168 में हो जाएगा विधानमंडल। और इसी तरीके से अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। तो अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। तो अनुच्छेद 81 में है, 81 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 में है गया 0, 8 में है गया 7 और आगे एक लगा देंगे तो 170 में हो गया विधानसभा। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और विधानसभा के बाद है विधान परिषद। मतलब यह जो ट्रिक है हर जगह नहीं है, और जो विधान परिषद है यह भी हर एक राज्य में नहीं है, यह केवल कुछ ही राज्यों में है और उन राज्यों की संख्या है 6। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो इसकी भी एक ट्रिक है। इसकी एक ट्रिक है टीबी, टीबी जुकाम। तो टीबी जुकाम से आप याद रख सकते हैं, टीबी और जुकाम, इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से
स्टेट में विधान परिषद है। टी से हो गया क्या आपका तेलंगाना, बी से हो जाएगा आपका बिहार, तो तेलंगाना और बिहार। जे से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पहले था, परंतु जब से यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो यहाँ पर विधान परिषद खत्म कर दी गई है। और यह पूछा जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद खत्म कर दिया गया है, तो अब तो यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो जम्मू कश्मीर से विधान परिषद खत्म कर दी गई है। तो यह ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जे अब खत्म हो चुका है। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, के से हो जाएगा कर्नाटक, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश भी जो है वह अब अपनी विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे यहाँ विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए, पर अभी वर्तमान में खत्म नहीं हुई है। तो 6 राज्यों में अभी भी विधान परिषद है। पहले तेलंगाना, बी से बिहार, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, तो टी और बी 1 2, यू से उत्तर प्रदेश 3, के से कर्नाटक 4, ए से आंध्र प्रदेश 5 और एम से महाराष्ट्र 6। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। यह भी मैंने आपको ट्रिक से बता दिया क्योंकि यही भी पूछा जाता है। तो हमने संसद को भी कवर कर लिया और विधानमंडल को भी कवर कर लिया ट्रिक से। सारी की सारी चीजें हमने ट्रिक से कवर कर ली। तो अब हम देखते हैं संसद के कुछ और भी अनुच्छेद हैं जो कि पूछे जाते हैं, उन्हें भी मैं साथ में बता देता हूँ। तो अब हम आते हैं अनुच्छेद 100 पर। कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 100 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत का वर्णन है। निर्णायक मत क्या होता है कि यदि अगर लोकसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है और जो वोटिंग है वह बराबर हो जाए, यानी कि निर्णय ना हो पा रहा हो, तो उस समय क्या होता है कि अध्यक्ष महोदय अपना निर्णायक मत देंगे। तो अध्यक्ष महोदय जिस में भी अपना मत दे देंगे उसे पारित कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि वहां के पक्ष में अपना वोट दे रहे हैं तो कानून को पारित कर दिया जाएगा, और ना के पक्ष में अगर अपना वोट दे रहे हैं तो कानून को पारित नहीं किया जाएगा। मतलब जो कि इसको याद रखना भी आसान है। देखिए 100 है ना, जबकि 50-50 बात आ जाए, 50-50, 50 + 50 कितना हो जाएगा 100। जब भी 50-50 बात आ जाएगी 50-50 कितने हो जाते हैं 100। तो एक वोट वहां पर कौन देगा, वहां पर अध्यक्ष महोदय देंगे और वह उनका निर्णायक मत माना जाएगा। तो अनुच्छेद 100 में है निर्णायक मत का वर्णन। अनुच्छेद 100 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए लोकसभा में किसी बिल पर बहस चल रही है और कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है, तो क्या किया जाता है कि लोकसभा में भी बिल अटका हुआ है और राज्यसभा में भी अभी पहुंचना है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और राष्ट्रपति यह अधिवेशन बुलाते हैं जब वह बिल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, वह कानून बनाना जरूरी हो, तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है और इसी को हम संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो 108 में है संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 यह दोनों आपको याद रखने हैं। 110 में है धन अधिवेशन और अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक, या इसको धन विधेयक और वित्त विधेयक भी कहा जा सकता है। तो धन अधिवेशन को धन विधेयक भी कह सकते हैं और वित्त विधेयक 117 में आता है। और इससे पूछा क्या जाता है कि इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि इसमें होता क्या है। यह भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 110 में क्या है और अनुच्छेद 117 में क्या है। तो पहले आप याद रखेंगे 10 और धन, 10 और धन। तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक या धन अधिवेशन, अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि सरकार की धन लाने की प्रक्रिया को धन विधेयक कहते हैं। मतलब सरकार की धन जुटाने की प्रक्रिया को धन विधेयक कहते हैं और जुटाए हुए धन को विकास पर खर्च करने की प्रक्रिया को वित्त विधेयक कहते हैं। यह सरल शब्दों में आपको समझा दिया। और थोड़ा अगर इसको डिफाइन करूं तो जैसे आपको पता है विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह आपको जरूर याद रखना है कि सबसे पहले इसको कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक होता क्या है, जब सरकार को टैक्स से रिलेटेड कोई बिल लाना है, मतलब टैक्स घटाना है, बढ़ाना है, तो उसे धन विधेयक कहेंगे। और सरकार को बोरोइंग मतलब कि कर्ज लेना है, तो जो बिल होगा, जो कर्ज लेने के लिए जो बिल पेश किया जाएगा उसे धन विधेयक कहेंगे। मतलब झर जुटाना ही है ना, बोरिंग करना, कर्ज लेना। और जो उस कर्ज लिए हुए धन को, मतलब कि जो सरकार ने धन जुटाया है उसको खर्च करना है, पुल बनाना है, सड़कें बनानी है, वह वित्त विधेयक में होगा। तो याद रखिएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों साथ साथ ही हैं। 110 में धन विधेयक है और 117 में वित्त विधेयक की बात कही गई है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में है बजट। राइमिंग से आप इसको याद रख सकते हैं 12 बजट, 12 बजट, 12 बजट। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं राइमिंग से। अनुच्छेद 112 में है बजट। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 1 साल का जो लेखा जोखा होता है,
यानी कि कहाँ सरकार कितना पैसा खर्च करेगी उसका जो लेखा जोखा होता है उसको हम बजट कहते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 116। तो क्या है कि कुछ बजट में अगर रह जाता है तो उसे अलग से बिल के रूप में लाकर संक्षेप में एक बिल पर पास करा लिया जाता है, जिसे लेखा अनुदान कहा जाता है। तो पहले बजट पेश होगा, बजट में अगर कुछ रह गया मतलब कुछ खर्चों का वर्णन नहीं है तो लेखा अनुदान में उसका वर्णन किया जाएगा अनुच्छेद 116 में। इसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। तो हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति सबके बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर। संसद भी कवर हो गया। तो इस प्रकार आपको क्रम वाइज पढ़ते जाना है, तभी आपको याद रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा और अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा भारत में और अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं और अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति की बात कही गई है। तीनों ही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं, 124, 131 और 148। पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। 131 में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर है, कहाँ कहाँ उसका अधिकार क्षेत्र है, और 148 में कहा गया है कि कैग की नियुक्ति। तो कैग क्या होता है? कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इनका काम क्या होता है कि सरकार द्वारा जो भी खर्चा किया गया है, जो भी व्यय किया गया है, उसका लेखा जोखा करना कि सरकार ने जो खर्चा किया, जो घोटाले वगैरह होते हैं ना, कहाँ से पता चलते हैं? भाई कैग की रिपोर्ट से ही पता चलते हैं। जैसे 2G घोटाला हो गया, जो भी घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाला, यह कैग ही रिपोर्ट अपनी पेश करती है और उसी के द्वारा यह सब उजागर होता है कहाँ पर कितना घोटाला हुआ था। और इस समय मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो वो है संजय मूर्ति। तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं, तो हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया 1, 2, 4 और 2, 1, 4 में क्या है? हाई कोर्ट। 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट है और 2, 1, 4 हाई कोर्ट है। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। 2-3 बार वीडियो को आप देख लेना, आप पूरा कभी का नहीं भूलेंगे और सारे के सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा और अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि हाई कोर्ट का गठन किया गया है। तो पहले बताया गया अनुच्छेद 214 में कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा और अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा उस बारे में बताया गया है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देख लिया। अब हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं काफी इंपोर्टेंट हैं, यह अलग से पूछे जाते हैं। आपको पहले 2-2 करके याद रखना है। 249, 250। तो 249 में क्या है कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। तो राज्य सूची विषय क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि राज्य सूची मतलब है कि वह विषय जिस पर राज्य कानून बनाता है। राज्य सूची विषय कुछ विषय होते हैं ना, जैसे राज्य कानून बना सकता है उन विषयों पर और कुछ विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। तो जो राज्य सूची के विषय हैं इन पर राज्य कानून बना सकता है, पर मतलब कि विधानमंडल में इन पर कानून बनता है और केंद्र द्वारा जो कानून बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? वो बनते हैं संसद में और राज्य के कानून बनते हैं विधानमंडल में। और कुछ विषय हैं जिन पर संसद भी कानून बना सकती है, उनको अनुच्छेद 249 में रखा गया है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है। और 250 में क्या है कि आपातकालीन के दौरान, जबकि इमरजेंसी लग जाए उस दौरान भी राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। तो दोनों ही याद रखिएगा, अनुच्छेद 249 और 250। 250 में आपातकाल के दौरान और 249 मतलब नॉर्मल टाइम पे। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 262। कई बार यह पूछा गया है, नदी जल विवाद। नदी जल विवाद का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 262 में। कई बार आप देखते हैं कि दो राज्यों के बीच में नदी के जल पर विवाद हो जाता है। जैसे कि अब कोई भी नदी है, देखिए जैसे कि एक राज्य है और दूसरा राज्य है, वो सोचता है मैं इसका ज्यादा पानी यूज कर लूं, तो इसके लिए उनके बीच में विवाद हो जाता है। तो एक राज्य मान लो बांध बना लेता है, वह पानी रोक लेता है, तो दूसरा राज्य विवाद खड़ा कर देता है कि हमें पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो नदी जल विवाद का निपटारा जो है वह होता है अनुच्छेद 262 में। तो अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद। और 262 और 263 आपको साथ में याद रखने हैं। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब अंतर्राज्य विवाद इसमें आएंगे कि दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाना है और उस पर संसद कानून बना सकती है। यही भी आप याद रखना, इस पर भी संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद और 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 280 पर। यह भी काफी इंपोर्टेंट है, वित्त आयोग। तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। यह भी कई बार पूछा गया है। तो वित्त आयोग का काम क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो कर का वितरण है वो
वित्त आयोग करता है, मतलब कैसे इनके बीच कर का वितरण होगा। तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और यह 2026 तक चलेगा। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। तो एन के सिंह जो है भाई 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इंपोर्टेंट है, इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। और यह 15वां वित्त आयोग है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 में क्या है, तो अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा के अधीन क्या क्या आता है आपको पता होगा, तीन चीजें आती हैं, एक आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा आईएफएस। जोर दो देना वो देना आईएफएस पर, क्योंकि यहीं पर आपसे गलती होगी। क्वेश्चन यह आया था एक बार कि अखिल भारतीय सेवा में निम्नलिखित कौन सी सेवाएं आती हैं। तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे, एक दिया गया था आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस, और आईएफएस दो बार दिया गया था, मतलब फुल फॉर्म दी गई थी। एक आईएफएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और एक होती है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो याद रखिएगा जो आईएफएस है उसमें है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब कौन सा, वन विभाग वाला। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला है अनुच्छेद 312 में। क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अखिल भारतीय सेवा में जो आईएफएस आ रहा है इसका मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यह आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 में है संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, मतलब यूपीएससी का वर्णन है अनुच्छेद 315 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और राज्यों के लिए पीसीएस या पीएससी भी कई राज्य में कहते हैं, इसका वर्णन है अनुच्छेद 315 में। 312 में अखिल भारतीय सेवा जिसमें 3 सेवाएं आती हैं और 315 में है यूपीएससी का। तो हमने संसद देख ली, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी की सारी चीजें देख ली। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इलेक्शन कमीशन का गठन किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो 324 के अंतर्गत है निर्वाचन आयोग। उसके बाद आते हैं हम राज्यभाषा के बारे में। तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राज्य भाषा है। तो याद रखिएगा राज्यभाषा कहा है मैंने, यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं कहा। तो हिंदी जो है भाई हमारी राज्य भाषा है। कई बार लिख देते हैं कि राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी अनुच्छेद 343 के तहत राज्य भाषा है। राष्ट्रभाषा कभी ऑप्शन में दे तो उसको आप गलत टिक करेंगे, सही ऑप्शन लगाना है आपको राज्य भाषा। और इसकी जो लिपि है वो लिपि कौन सी होगी, तो इसकी लिपि होगी देवनागरी लिपि। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपोर्टेंट अनुच्छेद आपातकाल के। तो हर बार यह क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो तीनों ही आपको याद रखने हैं और तीनों बहुत ही ज्यादा सरल हैं। 352 उसमें 4 जुड़ा 356, उसमें 4 जुड़ा 360, 52 4 56 और 4 60। तो अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब देश पर दूसरे देश से युद्ध हो जाए या कोई आंतरिक विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह पूरे भारत में, और सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए बड़े पैमाने पर, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इंदिरा गांधी जी के समय पर भी लगाया गया था, इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय। और इसी के साथ अगर युद्ध वगैरह हो, जैसे चाइना के साथ युद्ध हुआ उस समय इमरजेंसी लगी थी, या आंतरिक विद्रोह हुआ वो सशस्त्र विद्रोह बड़े पैमाने पर, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आंतरिक विद्रोह वो भी होना चाहिए कैसा, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया था। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो आपातकाल है वो तभी लगाया जाएगा जबकि सशस्त्र आंतरिक विद्रोह हो, यानी कि शस्त्र लेकर कोई विद्रोह करे, तभी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 356। तो 356 में है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है 356 में। तो जब किसी राज्य की संसदीय व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और किसी राज्य की सरकार अगर गिर जाए और जब तक चुनाव ना हो तब भी राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। इनको आप याद रखना। और 56 के बाद आता है +4 करेंगे अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो जब देश की इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक व्यवस्था जो है वह बहुत ज्यादा खराब हो जाए तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। पर याद रखिएगा अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल देश में कितनी बार लगाया गया है। ऑप्शन देगा आपको 2 बार, 1 बार, एक भी बार नहीं और 5 बार। तो अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो भी लग चुका है,
लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान में संशोधन होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बदलाव करना है जो कि जरूरत के हिसाब से जरूरी है तो वो भी जरूरी रहता है। तो संविधान संशोधन की बात कहाँ पर कही गई है? तो संविधान संशोधन की बात कही गई है अनुच्छेद 368 में। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है, और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है यह साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 368 में 368। तो अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन। अब लास्ट में अगर हम देखें कुछ और अनुच्छेद, तो यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद और मैं आपको बताता हूं। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, और यह सारे के सारे पूछे गए हैं, इसलिए मैं यह आपको बता रहा हूं। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। तो यह है अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। तो इन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं? तो बस उन्हीं नंबरों से आपको खेलना है। जैसे कि 29, 2 की इमेज जो है मैंने आपके दिमाग में फिट कर दी कि आदमी गिड़गिड़ा रहा है, झुका हुआ है। देखिए, जब तक अल्पसंख्यक थे पहले उनके लिए कोई कानून नहीं थे, बेचारे झुके हुए थे। जैसे ही उनके लिए कानून आया वह खड़े हो गए। 9 क्या बता रहा है आपको कि वह पूरा एकदम सीना तान के खड़ा है। पहले गिड़गिड़ा रहे थे। तो यह इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है पंचायत राज प्रणाली। तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 40 में है पंचायत राज प्रणाली का। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं अनुच्छेद 32, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं। तो अनुच्छेद 32 क्या है पहले हम ये जानते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 में, और इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि अगर किसी भी आदमी का, चाहे वह आम आदमी हो, और अगर उसके फंडामेंटल राइट्स यानी कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो वह सीधा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो जिसने भी उसके अधिकारों का हनन किया है उसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कब? जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। इसलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसके तहत कोई भी व्यक्ति सीधा कहां पर जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी इंपोर्टेंट जो आर्टिकल्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और क्लासेस आपके लिए बनाने के लिए। धन्यवाद।